फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आगे की कहानी तो आपने पहले पार्ट में देख लिया है। वह सुंदर लड़की आखिर कौन थी। अब आगे की कहानी इस पार्ट में देखिए, पार्ट 2 में। और ये कहानी है प्रद्युमन पंडित जी का। तो चलते हैं दोस्तों कहानी में। लेकिन दोस्तों, आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। हम चलते हैं अब हाईवे हॉरर स्टोरी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं जब सुबह में उठा, सारे शरीर में मेरा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ड्यूटी पर तो जाना था और मैं जल्दी जल्दी अपना सारे काम निपटा करके और मैं तैयार हो चुका था। कुछ ही देर में सेठ जी का मुनीम चाबी ले करके आने वाला था गोदाम खोलने के लिए। और वही हुआ। थोड़ी देर में मुनीम जी मुझे नज़र आ चुके थे और फिर तो हम अपने कामों में लग चुके थे। सारा दिन कैसे निकला मुझे पता ही नहीं चला। काम में इतना मैं व्यस्त था। इस बीच में 2 बार सेठ जी बुलाए थे किसी काम से, लेकिन उनसे ज़्यादा देर तक बात नहीं हो पाई थी। बस इतना ही बोले थे कि सब कुछ ठीक है ना, यानी कि हाँ जी सब कुछ ठीक है। और वो मैं चला आया था, है कि कई लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। अब शाम हो चुकी थी और गोदाम बंद होने लगा था। लेबर ट्रक वगैरह सब अपने घर के लिए जा रहे थे और गोदाम मैंने बंद करके अपने हाथों से चाबी मुनीम जी को पकड़ा दिया। मुनीम जी अपना चाबी लेकर के अपना चले गए थे। इसके बाद मैं अपने कमरे के पास में आया, बाथरूम में फ्रेश व्रेश होकर के, और तब मैं अपने कमरे में गया। कमरे में सब कुछ सुख शांति थी, सब सामान अपनी जगह पर था, लेकिन उस लड़की का एहसास मुझे नहीं हो रहा था जो आत्मा थी। यानी कि हो सकता है कहीं गई होगी। सुबह भी मैं देखा था तो उसका एहसास नहीं था और इस वक्त भी मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा था। शायद कहीं चली गई होगी। खैर, मुझे उससे क्या करना है। और मैं अपने खाना बनाने के काम में लग चुका था। रात के करीब आधी रात होने को आ चुकी थी और मैं खाना खा करके सो चुका था गहरी नींद में। मैं अचानक एक सपना देखा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं ऐसे एक आदमी को देखा जो काले रंग का था और काफ़ी लंबा था और शक्ल बहुत बदसूरत थी। मैं देखते ही सपने में भी पहचान गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई खतरनाक प्रेत है और प्रेत में भी बहुत शक्तिशाली। मैं थोड़ा सपने में भी डर गया था देख करके उसको। वो हमारे कमरे में आकर के हर तरफ पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। हर चीज़ उठा उठा करके बर्तन भाड़ा हमारा इधर से उधर फेंक रहा था और कभी इस कोने में कभी उस कोने में सब कुछ देख रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या ढूंढ रहा है मेरे कमरे में और ये कैसे हमारे कमरे के अंदर आ गया। मैं उसमें सपने में भी बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और तभी वो जो शैतान प्रेत था मेरे करीब पहुंच गया था और मुझसे पूछने लगा कि बता वो लड़की कहाँ है, कहाँ तूने उसको छुपा रखा है। मैं बोला मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं इशारा किया, तब वो पता नहीं कुछ किया होगा और मेरे गले से आवाज़ निकलने लगी थी। मैं बोला भाई आप कौन हो, आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? और मैं किसी लड़की को कहीं छुपा के नहीं रखा है। मैं नहीं जानता हूँ कौन सी लड़की की बात कर रहे हो आप।
वो गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा था। बोलता, तू सब जानता है, कहाँ छुपाया है उस लड़की को बता। लेकिन मैंने तो कोई लड़की छुपाया नहीं था, लेकिन मैं अब समझ चुका था कि वो किस लड़की की बात कर रहा था। मुझे सब पता चल चुका था है कि ये वो उसी लड़की को ढूंढ रहा था जो आत्मा थी और मेरे घर में शरण लिए हुए थी। और ये वही शैतान प्रेत था जो उस लड़की को अपने घर में कैद करके रखा हुआ था और उसके साथ में जोर जबरदस्ती करता था। इतना तो मुझे पता चल चुका था सपने में भी। और वो शैतान अचानक गुस्सा हो चुका था। हाँ, मैं सपने में भी कुछ मंत्र करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मैं डर चुका था। वो शैतान मेरे को गला पकड़ के हवा में और उठा लिया था और मुझे फिर वो पूछ रहा था दोबारा कि बता बता, वो कहाँ है लड़की, कहाँ छुपा रखा है। लेकिन मैंने तो कोई छुपाया नहीं था उसको, तो मुझे कैसे पता था, कैसे पता होगा कि वो लड़की कहाँ है। मैं मना करता रहा, भाई मैं नहीं जानता हूँ वो लड़की कहाँ है। और मुझे वो हवा से नीचे ज़मीन पर पटक दिया। मेरे कमर में चोट लगी। एक तेज का लहर, दर्द का लहर मेरे कमर में फैल चुकी थी पूरे शरीर में। और मैं सपने से जाग चुका था। मैं पूरे शरीर में वो लहर दर्द की और टीस मार रही थी, इतनी तेज मुझे चोट लगा था। और मैं जब सामने देखा तो वही वो काला प्रेत मेरे सामने खड़ा था जो मैंने सपने में देख रहा था। और मेरे सामने खड़ा लंबा सा और डिल्डो वाला प्रेत बहुत बुरी शक्ल का वो दिख रहा था। आंखें एकदम किसी जानवर की तरह लाल लाल सी लग रही थी। और मुझे फिर वो बोला, तू उस लड़की का पता बता दे, कहाँ तूने छिपाया है। मैं तुझको कुछ नहीं करूँगा, बस तू बता दे तूने कहाँ छिपाया है। मैं उसकी तरफ देखते हुए और एकदम डर सा गया था। मैंने कि मैं नहीं जानता किस लड़की की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैंने कोई लड़की को नहीं छिपाया है और तुम मेरे से दूर ही रहो। मैं उसको धमकाते हुए बोला, मैं एक तांत्रिक हूँ और मेरे से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा मैं खेल ख़त्म कर दूँगा। मैं उसको धमकाते हुए बोला था, लेकिन डरे हुए अंदाज में, है कि मैं समझ चुका था कि इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली प्रेत है, ये हर किसी के बस में नहीं आने वाला है। और मैं इतना ज़्यादा बड़ा काबिल तांत्रिक नहीं था। वो तांत्रिक थे मेरे पिताजी और इस टाइम वो अपने गांव में थे। मैं सहमा सा बोला था उससे और वो मेरी ताकत को अंदाज लगा चुका था कि मैं कितने पानी में हूँ। और मुझे वो फिर दोबारा गला पकड़ के हवा में उठा दिया था और धमकाते हुए बोला कि देख, मैं तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना तेरे से कोई मतलब है। साफ लफ्ज़ों में वो बोल रहा था। और वो बोला कि मुझे उस लड़की से मतलब है जो तूने छिपा करके रखा हुआ है। मुझे उसकी खुशबू गंध यहाँ की आ रही है और तू सच सच बता दे कि कहाँ तूने छुपा कर रखा है या आपने कोई तंत्र विद्या से उसको कहीं गायब करके रखा है। उसको इतना सब मालूम पड़ गया था। लेकिन मैं परमात्मा जानता था कि मैं उस लड़की को कहीं छिपाया नहीं था, तो मैं कैसे झूठ बोलूं। मैं बोलता नहीं, मैं नहीं छिपाया उसको। वो इस घर में रहती ज़रूर थी, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया था तो रात में थी, लेकिन आज सुबह से ही मुझे नज़र नहीं आई थी। और कहाँ गई मुझे नहीं पता। आप ढूंढो उसको, मुझे नहीं पता। मैं उसको जवाब दिया था और फिर मुझे वो ज़मीन पर नीचे गिरा दिया था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था। अब बहुत मुश्किल से मैं उठा और फिर मैं
अपना एक मंत्र जो था रक्षा कवच का, जो हमारे शरीर को किसी दुष्ट आत्मा से दूर रखता है, और वो मंत्र को अपने पर लागू किया और मैं आहिस्ता से एक कोने में खड़ा हो गया था। और वो जो प्रेत था वो सूंघता हुआ हर कोने में इधर उधर हर चीज़ को तलाश कर रहा था। शायद उसकी मेरी बातों पर उस विश्वास नहीं कर रहा था। और फिर अचानक मेरी तरफ घुमा और नज़दीक पहुंच गया कि देख, अगर तू मरना नहीं चाहता है तो सच बोल दे। मैं बोला मेरे से दूर रहो, अगर पास में आओगे तो जल जाओगे। मैं अपने शरीर को बांध दिया हूँ। वो मेरी तरफ देख करके और आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा था, और जैसे ही मेरी तरफ झपट्टा मारने की कोशिश किया तो शायद उसको अंदाज़ा लग चुका था कि मैं वाकई जो बोल रहा हूँ वो सच है, और वो मेरे से दूर हट गया था। और फिर वहीं से बोलना शुरू किया कि तू सच सच बता दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, बस उसका पता बता दे कि कहाँ है, किस जगह पर है वो लड़की। मैं बोला देखो, मैं पंडित हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ पर है। मैं कैसे बताऊँगा? मैं जब उसको छुपाया नहीं तो मैं कैसे बता दूँ कि कहाँ है लड़की। वो बहुत गुस्सा में आ चुका था, और जैसे लगा कमरे में भूकंप आ चुका हो, तूफान आ गया हो। और सही मायने में तो इतना आंधी जैसा माहौल बन चुका था। हवा ही हवा, तेज हवा चलने लगी थी कमरे के अंदर में। हमारे जो बर्तन भांडे थे इधर से उधर लुढ़कने लगे थे, और मैं तो दीवार पकड़ करके कोने में खड़ा था। नहीं तो मैं भी उस हवा में इधर से उधर बिल्कुल कहीं ना कहीं चला जाता, लेकिन मैं दीवार के सहारे था। और जब शांत हुआ तो जो प्रेत था वो दरवाजे पर खड़ा था। बोला मैं इस वक्त तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस लड़की को तू ढूंढ करके अब मेरे को बता दे, मैं कल फिर मिलूंगा तेरे से। तू ध्यान रख इस चीज़ को। वो मुझे धमकाता हुआ और फिर गायब हो चुका था। मैं समझ गया कि मैं एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुका हूँ, जो मैंने खुद ही मोल ले ली थी। और मैं यहाँ इस जगह पर नौकरी नहीं करने आता, ना ये बात बनती, और उसी लड़की से मुझे हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए थी। मैं अपने आप को कोसने लगा था, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो भी था अब तो सामने आ चुका था। अब इस खतरे से हम भाग नहीं सकते थे। और मैं सोचने लगा था कि अब मैं क्या करूं कि उस प्रेत से बचा जाए। लेकिन मेरे पास में उतनी शक्ति नहीं थी मंत्र की कि मैं उस प्रेत से मुकाबला कर सकूं। और इस नई जगह पर मुझे नहीं पता था कि उस शैतान प्रेत से कौन लड़ सकता है। और मुझे एक ही पता था कि इस शैतान प्रेत से मेरे पिताजी बिल्कुल लड़ सकते थे, और उसको अपने बस में कर सकते थे, और उसको इस जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते थे। उनमें वो ताकत थी मेरे पिताजी के अंदर में। और मैं अब सुबह तक ऐसे ही मैं सोचता रहा था, पता नहीं कब नींद आ गई थी। और सुबह मोनिम जी हमारे दरवाजे पर खटखट खटखट कर रहे थे गेट के, और मैं आवाज़ सुना गेट का, तो मैं नींद खुली और मैं दौड़ता हुआ भागा। टाइम ज़्यादा हो चुका था सुबह का। दरवाज़ा खोला तो मोनिम जी बोले, अरे पंडित जी, अभी तक आप सो के नहीं उठे थे क्या? मैं क्या बोला मुनि जी से, क्या बोलूं? नहीं कि जी कुछ रात में तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रात को सो नहीं पाया, और सुबह ही नींद मेरे को आई थी। मुनिम जी बोले, आप पंडित जी अगर तबीयत ठीक है तो तैयार होकर के आ जाइए, और चाबी जब तक मेरे को दीजिए, मैं गोदाम खोलूँ। नहीं कि जी मेरे को आधा घंटा लगेगा, और माफ़ कीजिएगा, और मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। और चाबी मैंने गोदाम को गेट की पकड़ा दिया था, और मेन चाबी तो उनके पास में ही था। सिर्फ हमें बाहर वाला जो गेट था
उसकी चाबी देना था। और वो चले गए थे। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम में जाकर फ्रेश व्रेश होकर के और मैं आ गया था। सेठ जी करीब 10 बजे के आसपास आए थे और मुझे अब सेठ जी से मिलना ज़रूरी था। जब सेठ जी अपनी गाड़ी से आए तो उनके साथ में 2 आदमी और थे। मैं नमस्ते तो किया, देख लिए थे और वो चले गए थे अपने ऑफिस में। करीब 1 घंटे के बाद मुझे मौका मिला था उनसे बात करने का और मैंने रात की सारी बात सेठ जी को बताई कि देखिए ऐसे ऐसे मेरे साथ में गुजरा है और प्रेत मुझे धमकी दिया है। अब भला बताइए मैं उस लड़की को कहाँ से ढूंढ के ले आऊँ। और वो फिर आज रात आने के लिए बोला है, तो सेठ जी मैं क्या करूँ। सेठ जी मेरी तरफ देख कर के और हैरान थे। बोले क्या तुम उस प्रेत से लड़ नहीं सकते। नहीं कि जी नहीं, मेरे में वो ताकत नहीं है, ताकत मेरे पिताजी में है और वो गांव पर है। तो बोले ठीक है, से काम करो, तुम चले जाओ, ट्रेन पकड़ लो, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ और जा कर के अपने पिताजी को ले आओ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है जी, और मैं इसी बहाने अपना गांव भी घुमाऊँगा, अपने मन में सोचा। और सेठ जी ने हमारी जाने की और आने की व्यवस्था सब करा दिया। उनको भी उस भूत से प्रेत से मुक्ति चाहिए थी और इसलिए हमारी वो मदद कर रहे थे। और मैं दोपहर में स्टेशन पर चला गया था ट्रेन पकड़ने के लिए। और रात में मैं ट्रेन में था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं प्रेत पीछा करते करते और ट्रेन में ना पहुंच जाए। मैं वैसे तो अपने शरीर को मंत्र से बांध रखा था, लेकिन मुझे डर था। लेकिन भगवान की कृपा रही कि वो रात ट्रेन में मेरी सकुशल बीती थी और मैं अपने गांव पहुंच गया था सही सलामत। गांव में जाकर के अब पिताजी को मैंने सारी हाल बताया, तो पिताजी भी मेरे को डांटने लगे थे, तुझे क्या इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत थी। मैंने सारी बात बताई कि पिताजी अगर मैं ऐसा नहीं करता तो नौकरी मुझे नहीं मिलती, इसी कारण से मैंने किया था। अब वो थोड़ा चिंतित हो उठे थे। नहीं पिताजी देरी मत करो, अब आप चलने की तैयारी करो, मैं सब टिकट वगैरह का व्यवस्था करके आया हूँ और शाम की वापसी की ट्रेन है। पिताजी थोड़ा सा नर्वस थे अब, क्योंकि इस लाइन को बहुत पहले छोड़ चुके थे और शायद वो अपनी तैयारी में लगने वाले थे। कोई मंत्र से, कोई पूजा से वो अपनी शक्ति को जगाना चाहते थे और वही उन्होंने किया और एकांत में बैठ कर के वो पूजा में लग चुके थे। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और करीब 1 घंटे के बाद में वो निकले तो संतुष्ट सा उनका चेहरा लग रहा था। मैंने बोला पिताजी आप तैयार हो चुके हैं। बोला हाँ, अब हम चल सकते हैं। मम्मी भी डरी हुई थी, परिवार के लोग भी, अन्य भी सदस्य भी डरे हुए थे हमारी बातें सुन करके। लेकिन पिताजी ने सबको बोला कुछ नहीं होगा, हम लोग आराम से उस प्रेत को मुकाबला कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सही सलामत लौट के आएंगे। और हम ट्रेन में सवार हो चुके थे। अगले दिन सुबह में हम पहुँचे थे इस गोदाम पर और मैं पूरा जगह पिताजी को घुमा फिरा करके दिखाया। पिताजी ने हर जगह का जांच करना शुरू किया और एक जगह वो पहुंच गए थे जो एक गार्डन सा था और छोटे छोटे पौधे भी लगे थे, अब बड़े पेड़ भी थे। और एक जगह पर उन्होंने मुझे बुलाया, बोला बेटा सब शैतान की जड़ यहीं पर है। ये जगह है ना, देख रहे हो ना, ये 2-4 छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, यही इसी स्थान पर इस प्रेत का घर है। अगर हम लोग इसको यहाँ से नष्ट कर देंगे तो प्रेत इस जगह से चला जाएगा कहीं और हो सकता है कि ना भी जाए, दोनों चीज़ें हैं।
यानी कि पिताजी कैसे करेंगे। तो बोला जगह खुदाई करके कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, कोई हड्डी मिलेगा या कोई और चीज़ मिलेगा जो यहाँ पर खुदाई करने के बाद ही पता लगेगा। मैं सेठ जी को जा कर के, सेठ जी आ गए थे और मैं जा कर के सारा बात बताया था। सेठ जी 2 मजदूर को मुहैया करा दिया था, फावड़ा लेकर के वो आ गए थे और उस जगह की हमने खुदाई करवाई। तो वहाँ पर एक करीब छोटा सा एक हड्डी के अलावा और कुछ नहीं निकला था और उस हड्डी को पिताजी ने जांचना शुरू किया और काफ़ी देर तक जांचने के बाद में वो बोले कि हाँ शायद यही ये शैतान की हड्डी है, इसी वजह से यहाँ पर ये रहता है, ये अपना घर बना रखा है। इसको आप वो कपड़े में बांध करके और किसी को पकड़ा दिए थे कि ये पकड़ो, और मेरे से बोले कि अब इसको गंगा जी में फेंकवा दो, अब फिर देखते हैं कि शैतान क्या कर लेता है। मैंने वैसे ही करवाया और हम एक तरह से फेंकवा करके गंगा जी में संतुष्ट हो चुके थे कि अब शैतान से हमारा पीछा छूट गया है, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और शाम भी हो चुकी थी, हम अपने टाइम पर कमरे में आ चुके थे। 9 से ऊपर का टाइम हो चुका था और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा था और हमारे पिताजी अपने तंत्र बल से तैयार बैठे हुए थे। करीब रात को खाना खाने के बाद में 11 बज चुका था और वो प्रेत कहीं नज़र नहीं आया और ना उस लड़की का आत्मा नज़र आया था। करीब अब 12:30 का वक्त हो चुका था और तभी लगा कि ज़ोर ज़ोर से आंधी ऐसी आ रही हो, बाहर पेड़ पौधे हिलने शुरू हो गए थे। मुझे डर लगा कि वो शायद जैसे कमरे में उसने तूफान मचाया था ना, शायद वही है जो बाहर पेड़ पौधे को हिला रहा है। लेकिन हमने जब दरवाज़ा खोला तो वाकई आंधी चल रही थी, डर वाली कोई बात नहीं थी और सारी रात हमारी सही सलामत निकल चुकी थी। अब मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो चुका था कि शायद वही सब जो हड्डी थी उसकी, और इसी वजह से शैतान इस जगह पर काबिज था और उस लड़की को भी अपने बस में कर रखा था। और भी हो सकता है कितने आत्माओं का उसने बस में किया हो, लेकिन अब उसका हमने ठिकाना ही कहीं दूर कर दिया था। और ये सब हो पाया मेरे पिताजी के वजह से। तो दोस्तों, ये थी पंडित जी की कहानी, प्रद्युमन जी का। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।